नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार जीएस मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप लोग को सॉरी बोलना चाहेंगे क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा था। तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो कोई बात नहीं, आई होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। अगर बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटकर पढ़ा जा सकता है ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कितने चरणों में? 3 चरणों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। अगर पहला चरण की बात करेंगे तो 1885 से लेकर 1905 तक। पहला चरण 1885 से लेकर 1905 तक। जो प्रथम चरण को कहा गया था यह उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण कहा गया है। उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण कहने का तात्पर्य है कि उदारवादी जो 1885 में जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो क्या था कि उदारवादी नेताओं का एक आधिपत्य था। इस वजह से प्रथम चरण को उदारवादी राष्ट्रीयवाद का चरण माना जाता है। तो पहला चरण आप समझ गए होंगे। अगर दूसरा चरण की बात करेंगे, द्वितीय चरण, यह 1905 से लेकर 1919 तक 1905 से लेकर 1919 तक द्वितीय चरण माना जाता है। अगर द्वितीय चरण में अगर बात करेंगे तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण माना जाता है। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद चरण कहने का तात्पर्य है कि जो नरम दल के बाद जो गरम दल थे, गरम दल का जो स्थापना हुआ, गरम दल के पीरियड को ही क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण माना जाता है। तो द्वितीय चरण भी समझ गए होंगे। अगर तृतीय चरण की बात करेंगे तो 1919 से लेकर 1947 तक, 1919 से लेकर 1947 तक के बीच को पढ़ते हैं, गांधी युग के नाम से पढ़ते हैं। तो आई होप ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण आप समझ गए होंगे। तो बारी बारी से हम इस चरणों को स्टडी करेंगे, क्या है नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे पहला जो मैंने हेडलाइन दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो थोड़ा सा अगर फ्लैशबैक में अगर जाएंगे, इसका बैक में अगर जाएंगे तो क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से अगर पहले की बात करेंगे तो 1857 आपको याद होगा। जी हाँ, 1857 की क्रांति। तो 1857 क्रांति के संदर्भ में अगर बात किया जाए, 1857 क्रांति पहला विद्रोह था जिसमें क्या था, अंग्रेजों के विरोध, एक कह सकते हैं यह भारत के तमाम हिस्सों में नहीं हुआ था लेकिन अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। इसीलिए कहा जाता है 1857 क्रांति को मतलब कह सकते हैं कि बहुत से इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा, राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा। कुछ ही व्यक्ति को अगर मान लिया, जैसे डिसरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा, जबकि कुछ व्यक्तियों ने इसे सैनिक विद्रोह करके जो है छोड़ दिया। अगर बात करेंगे 1857 क्रांति, यह एक असफल क्रांति माना जाता है। और असफल माना जाता है क्या? असफल है, हुआ ही। 1857 क्रांति उत्तर प्रदेश के आसपास से लेकर दिल्ली तक ही दम तोड़ दिया। यह भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं एक साथ विद्रोह कर पाया अंग्रेजों का। इस वजह से 1857 क्रांति जो है असफल माना जाता है। अगर आप देखेंगे 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ अंग्रेजों का, यह 1885 में हुआ। तो आखिर 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ, और जो प्रारंभिक बात करेंगे 1857, तो 1857 और इस 1885 के बीच में जो डिफरेंसेस है लगभग 28 सालों का है। 28 सालों का डिफरेंस है। अब बात करेंगे इस 28 सालों में क्या ऐसा हुआ जो 1857 क्रांति के बाद 1885 से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हो गया। तो चलिए इसको हम समझेंगे कि इस 28 सालों में क्या उत्पन्न हुई थी। तो राष्ट्रवाद का उदय एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो अगर बात करेंगे राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो अंग्रेजों ने क्या हुआ, अंग्रेजों ने जो भी नीति चलाई भारत में वो अपने हित में रखकर चलाया। अगर बात करेंगे राष्ट्रवाद का, तो राष्ट्रवाद जो भारतीयों में
भारतीयों में के व्यक्तियों में जो फैला उसके संदर्भ में हम तो अभी आपको बताएंगे ही, लेकिन आप ये जान लीजिए कि अंग्रेजों ने जो भी नीतियां चलाई वो अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ का ध्यान में रखकर ही चलाया। लेकिन कहा जाता है कि जो गड्ढा खोदता है वही गड्ढा में गाड़ा भी जाता है, गिरता भी है। तो दैट मीन्स वही हुआ कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया अंग्रेजों ने। आधुनिक शिक्षा का जो प्रारंभ करवाया पूरे भारत में अंग्रेजों के द्वारा तो प्रारंभ किया गया, लेकिन आधुनिक शिक्षा भी जो भारतीय व्यक्तियों को जो दिया जाने के लिए अंग्रेजों ने शुरुआत करा था वो अपने स्वार्थ में रहकर किया। ऐसा क्यों? इसीलिए कि आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ इसीलिए किया क्योंकि जो अंग्रेज आए थे भारत वो काफी कम थे, बहुत संख्याओं में बहुत कम थे, लेकिन भारत का एक बहुत बड़ी आबादी थी, उस पर उसको संभालना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी और उसको कंट्रोल करना उसकी बस की बात नहीं थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अंग्रेजों को हेल्प करने के लिए भारतीयों को शिक्षित बनाना जरूरी समझा, और शिक्षित इस कदर बनाना समझा, अगर शिक्षित वो हो जाएंगे, भारतीयों को शामिल करेंगे कि पहले तो भारतीय लोग उतना शिक्षित नहीं थे, जब शिक्षित नहीं होते तो उनके कार्य वगैरह कर नहीं सकते थे। इस वजह से आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ किया, वो भी पूरा देश में, पूरे भारत में प्रारंभ किया आधुनिक शिक्षा का। और जिस आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ, इसका उद्देश्य यही उसका उद्देश्य मात्र था कि यहाँ के लोग को पढ़ाएंगे, फिर अपने कार्यों में लेंगे, उसको क्लर्क बनाएंगे, क्लर्क दैट मीन्स बाबूजी बनाएंगे, छोटा छोटा पद देंगे और अपने कार्य में उनसे हेल्प लेंगे। लेकिन हुआ यूं कि आधुनिक शिक्षा जब प्रारंभ किया अंग्रेज ने, तो उन्होंने पढ़ाया भारतीय व्यक्तियों को लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। लेकिन क्या था, यहाँ पे जो भारत में चल रहा था ये राजतंत्र चल रहा था, राजतंत्र। तो आप ये समझो कि जो आधुनिक शिक्षा प्रारंभ किया और भारतीयों को दिया जा रहा था लोकतंत्र, लेकिन यहाँ चल रहा था राजतंत्र। जब लोकतंत्र के बारे में जब पढ़ाया जा रहा था भारतीय व्यक्तियों को, तो उसे लगा कि राजतंत्र से अच्छा तो लोकतंत्र ही उसे अच्छा लगा। इस प्रकार भारतीय व्यक्तियों को इस लोकतंत्र और राजतंत्र में डिफरेंसेस करने आ गया और वो समझ गए कि हमारे लिए बढ़िया तो लोकतंत्र ही है। तब जब इसी बात का ज्ञात हुआ, इस वजह से जो है राष्ट्रवाद का उदय, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। आगे अगर बात करेंगे समाचार पत्र, तो समाचार पत्र भारत जो अंग्रेज थे समाचार पत्र वो भी चलाए थे, वो अपने हित में कि भारत के अलग अलग जगहों पर कैसा कुछ आंदोलन होता है, ऐसी कोई घटना होता है तो अंग्रेज सावधान हो सके। इस वजह से इन्होंने समाचार पत्र चलाया। किसने चलाया? अंग्रेजों ने। जब अंग्रेज समाचार पत्र चलाए तो ये व्यक्ति जो आधुनिक शिक्षा जिस भारतीय व्यक्तियों को दिया गया, उस समाचार पत्र को अब देख लीजिए, वो युवा भी तो भारतीय युवा भी तो पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, फिर वो युवा क्या करते हैं, जो समाचार पत्र छपता था इंग्लिश में, अब वो युवा स्थानीय भाषा में उसको जो है तब्दील कर देते थे ताकि जो है स्थानीय लोग भी पढ़ सके। अब देखिए ये भी समाचार पत्र भी एक राष्ट्रवाद के उदय के रूप में काम किया। 1857 क्रांति तो पूरे भारत को लोग जाना ही नहीं, इसीलिए कुछ कदमों पे यूपी के, दिल्ली के आसपास के एरियाओं में ही सिमट गया था, पूरे भारत में तो फैला ही नहीं था। लेकिन समाचार माध्यम की वजह से जब अंग्रेज ने अपने हित में चलाया और इस समाचार पत्र को जो पढ़े लिखे युवा थे उसको क्या हुआ, अपने भाषाओं में कन्वर्ट करते गए, जिस वजह से पूरे भारत के लोग अब उस समाचार पत्र को भी पढ़ने लग गए। अब वो युवा के तो जान ही रहे हैं, युवा के साथ साथ में ही जो लोग लोकल भाषा के जानकार थे वो भी उसको समझ में आ रहा है कि अंग्रेजों ने किस तरह जो है आंदोलन को दबा रहे हैं, किस व्यक्तियों के साथ शोषण कर रहे हैं। उसके बारे में पूरे भारत में जानकारी धीरे धीरे बढ़ने लग गई। आगे बात करेंगे अंग्रेजी साहित्य, जो सबसे बड़ा कार्य किया अंग्रेजी साहित्य। अंग्रेजी साहित्य आप जानते होंगे, अभी भी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी साहित्य के जितने भी राइटर होते हैं, अंग्रेजी साहित्य क्या होता है, काफी फ्रैंक होते हैं, उसमें पूरे स्वतंत्र होते हैं किसी भी चीज को लिखने में, बोलने में, करने में। तो वो चीज और भी भारतीयों को अच्छा लगा कि स्वतंत्रता की बात हो रही थी। अंग्रेज साहित्य जितने भी थे पूरे स्वतंत्र रूप से कुछ भी लिख रहे थे, किसी को भी कोई भी कार्य वगैरह कर रहे थे वो राइटर के माध्यम से ही, लेखक तो स्वतंत्र होते ही हैं। तो अंग्रेजी साहित्य भी एक मुख्य कार्य किया।
अब आगे बात करेंगे नस्ल भेद। अब नस्ल भेद के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो ब्रिटिश पहले से ही जानते थे कि ब्रिटिश खुद को अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, जबकि भारतीय व्यक्तियों को एक काला समझते थे, ब्लैक कहकर पुकारते थे। और वो ये समझते थे कि भारतीय व्यक्ति जो काले लोग हैं, संपूर्ण भारतीय व्यक्ति को वो काले ही समझते थे। और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए यहाँ के लोग कहते थे कि ये लोग शासन के दैट मीन्स ये लोग अंग्रेजों का सेवा करने के लिए ही इनका जन्म होता है, ये लोग शासन के लिए ही होते हैं। तो नस्ल भेद का जो अंतर हुआ, तो ये भी जो शिक्षित लोग थे उनको ये इस बात का समझ में आया। आगे बात करेंगे अंग्रेजों का जो प्रशासनिक एकता थी, ये अंग्रेजों का प्रशासनिक एकता भी राष्ट्रवाद का रूप में कार्य किया। आगे बात करेंगे तो बेसिक चीज थी, धीरे धीरे यही सब चीज बढ़ता गया। और आगे बात करेंगे और जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य निभाया, महत्वपूर्ण में अगर बात करेंगे तो इसे वे भी महत्वपूर्ण ही है। आगे बात करेंगे तो लॉर्ड लिटन जो सबसे ज्यादा विद्रोह का काम किया उसको समझेंगे। लॉर्ड लिटन, इसका पीरियड था 1876 से लेकर 1880। अब 1876 से लेकर 1880 लॉर्ड लिटन का पीरियड था। और सबसे बड़ा लॉर्ड लिटन क्या कार्य करता है कि लॉर्ड लिटन के पीरियड में दैट मीन्स 1870 के आसपास में काफी भारत में अकाल पड़ता है। और अकाल में क्या होता है कि जो जिसके अंदर में अगर मान लो अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि हम भारतीयों का ख्याल रखें, उसको जो खाना वगैरह जितने भी दवाइयाँ वगैरह होती हैं उनको मिलते रहना चाहिए। लेकिन 1877 में काफी भयंकर अकाल पड़ा और जनता के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, खाने के लिए अनाज नहीं थे। और 1877 में क्या किया, लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और इस दिल्ली दरबार में जब आयोजन किया गया तो इसी दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि दिया गया। तो ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लेगा कि महारानी विक्टोरिया को कब दिया गया केसरे हिंद की उपाधि, तो 1877 को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप मैंने बताया कि लॉर्ड लिटन के पीरियड में काफी भयंकर अकाल पड़ा और इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। और दिल्ली दरबार का जब आयोजन किया तो लाखों रुपये खर्च किए गए, जिसमें कि मतलब वो जो पैसे थे वो भारतीय व्यक्ति का ही थे, क्योंकि वो एज अ टैक्स के रूप में वो पे किए थे। तो भारतीयों के हित में खर्च ना कर करके उन्होंने दिल्ली दरबार में कुछ ही दिनों में मतलब उसका सारा पैसा खर्च करवा दिया। इस वजह से भारतीय व्यक्ति में ये जो भावना, राष्ट्रवाद की भावना उसमें जगी कि हमारे पैसे लगा करके सारे पैसे को बर्बाद किया जा रहा है। ये बात हुई। आगे अगर बात करेंगे तो 1878 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीयों का जो पैसे थे वो बर्बाद हुआ। और एक साल के बाद 1878 में वारनाकुलर प्रेस एक्ट लाया। ये वारनाकुलर प्रेस एक्ट क्या था, इसको समझेंगे। वारनाकुलर प्रेस एक्ट दैट मीन्स वारनाकुलर प्रेस एक्ट था, इसका कहने के तात्पर्य क्या है आप समझेंगे कि ये जो वारनाकुलर प्रेस एक्ट है, इसमें क्या होता था, अगर अंग्रेज अगर अंग्रेजी में समाचार पत्र छापते हैं तो उन्हें टैक्स वगैरह बहुत कम लगता था। लेकिन यही वारनाकुलर प्रेस एक्ट अगर लोकल भाषा में अगर छपता तो उसमें क्या होता कि लोकल भाषा में टैक्स दुगनी देनी पड़ती। और अंग्रेजों के हित में वैसे अंग्रेजों के विरोध में कुछ वैसा चीज भी नहीं लिखा जा सकता था, जिस वजह से भारतीय व्यक्तियों में एक असंतोष की भावना आई। यहाँ पे समझेंगे वारनाकुलर प्रेस एक्ट लाया लॉर्ड लिटन के पीरियड में। और इसमें क्या था कि अंग्रेजी अखबार में कुछ भी लिखा जा सकता था, उसमें वो लिखने के लिए स्वतंत्र था, वो भी टैक्स बहुत कम मात्रा में दिया जाता था। लेकिन वही अगर स्थानीय भाषा में लिखा जाता तो टैक्स दुगनी, और अंग्रेजों के अगेंस्ट में कुछ वैसा अगर लिखा जाता तो उसकी सारी संपत्ति जब्त हो जाती। तो ये भी एक कार्य किया। फिर अगर बात करेंगे आर्म्स एक्ट के बारे में, तो आर्म्स एक्ट 1878 में ही आर्म्स एक्ट क्या था, अगर अंग्रेज कोई अगर आर्म्स लेता, हथियार लेता, उसे लेने में काफी आसानी होती, जबकि वहीं भारतीय व्यक्ति लेते तो क्या होता, काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। ये बात हो गई। आगे बात करेंगे लॉर्ड लिटन के पीरियड में ही जो ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा जो 21
में हुआ करता था पहले, इसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया। ये इसीलिए कर दिया क्योंकि लगभग 19 साल में तो लगभग वो ग्रेजुएशन ही मुश्किल से कर पाते थे भारतीय व्यक्ति, और ये 19 साल में ये कहाँ से जो है सिविल सेवा की परीक्षा में भाग ले सकते थे। तो इसीलिए 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष जानबूझकर किया गया, ताकि भारतीय व्यक्ति आईसीएस में आकर जो है अंग्रेजों का काम कार्य में बाधा न करे, इसमें टांग न लड़ाए। इस वजह से 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किस लॉर्ड ने किया, तो लॉर्ड लिटन ने किया। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे 1876 से 1880 लॉर्ड लिटन का रहा था। अब आगे बात करेंगे लॉर्ड रिपन का। 80 से 84 लॉर्ड रिपन का रहा था। लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक भी कहा जाता है, क्योंकि ये काफी उदार स्वभाव के थे। भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो काफी इनका जो है स्वभाव उदार रहा था। 1883 में एक इलबर्ट बिल आया। 1883 में एक इलबर्ट बिल आया। वो इलबर्ट बिल विवाद क्या था, समझ जाएंगे। इलबर्ट बिल विवाद वो था कि अगर मान लिया जाए अगर भारत के आसपास के प्रेसिडेंसी दैट मींस कहने का मतलब है कि कोई क्षेत्र के अगर बाहर भी कोई प्रेसिडेंसी के बाहर अगर कोई अंग्रेज अगर गलत कार्य करते हैं, किसी तरह का उन पर मुकदमा दर्ज होता है, तो उस पर जो है भारतीय न्यायाधीश भी उस पर जो है एक्शन ले सकते हैं। तो इलबर्ट बिल विवाद किसके पीरियड में आया लॉर्ड रिपन ने। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया कि इसमें जो है भारत जो समझेंगे आराम से, क्या था कि अगर मानते हैं जो प्रेसिडेंसी हुआ करता था, प्रेसिडेंसी दैट मींस एरिया, अपनी प्रेसिडेंसी से अगर बाहर भी कोई घटनाएं होती तो उस घटना पर जो है भारतीय न्यायाधीश उस पर एक्शन ले सकते थे। अब कॉमन सेंस की बात है कि प्रेसिडेंसी से बाहर अगर होगा, अंदर में तो भारतीय व्यक्ति ले ही सकते थे, और अपनी प्रेसिडेंसी से बाहर भी होगा तो भी भारतीय न्यायाधीश उस पर एक्शन ले सकते हैं। अब अंग्रेज तो गड़बड़ काम कर ही रहा है, गलत कर ही रहा है, अगर भारतीय एक्शन लेगा तो भारतीय न्यायाधीश दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। इस वजह से अंग्रेज फंस जाता है। इस वजह से इस इलबर्ट बिल विवाद का विद्रोह जो कर बैठे वो यहाँ भी जो हरियाणा यहाँ पड़ता है, गुजरात में जो सूरत पड़ता है, तो सूरत के कुछ व्यापारियों ने मिलकर जो है इस इलबर्ट बिल विवाद का विरोध किया। इसीलिए इसे श्वेत विद्रोह भी कहा जाता है। श्वेत विद्रोह इसीलिए क्योंकि अंग्रेजों को इससे काफी तकलीफ था इस इलबर्ट बिल विवाद से, इसीलिए इसे श्वेत विद्रोह कहा गया है। इसीलिए कहा गया क्योंकि अगर भारतीय न्यायाधीश को यह परमिशन मिल गई थी कि अपनी प्रेसिडेंसी से अगर बाहर भी कोई अंग्रेज ऐसा कुछ गलत कार्य करते हैं तो उस पर भारतीय न्यायाधीश भी उस पर एक्शन ले सकते हैं। और प्रेसिडेंसी से बाहर अंग्रेज गलत करते ही थे, तो इस वजह से अंग्रेजों को लगा कि अगर मान लिया जाए भारतीय न्यायाधीश रहेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। इस वजह से इस बात का विरोध यहाँ सूरत के कुछ व्यापारियों ने इसका विरोध किया। मुश्किल से 25-30 व्यापारी मिलकर इसका विरोध किया। उसके बाद जब विरोध किया तो क्या हुआ कि लॉर्ड रिपन ने क्या किया, इसे ज्यूरी की मांग कर दी। एक्चुअली इन्होंने इसमें जब काफी आंदोलन इसका अंग्रेजों ने किया तो क्या हुआ कि इसमें ज्यूरी का मांग कर दिया। ज्यूरी कहने का तात्पर्य क्या होता है कि 2-3 समूह जिसमें कि 2 अंग्रेज और 1 भारतीय है, तो अगर मान लो कि एक अगर मैटर आ जाएगा तो फिर तो अंग्रेज ही जीत जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो चलने वाला था नहीं भारतीयों का। तो ज्यूरी की मांग कर दी। तो आप ये समझिए कि फिर तो बात वहीं आ गई जहां पहले था कि बात ये हो गई कि पहले अंग्रेज को ही इंपॉर्टेंस दे दिया गया ना। इस वजह से भारतीय व्यक्तियों को ये लगा कि जब इस इलबर्ट बिल जब लॉर्ड रिपन ने लाया और इसका विद्रोह कर अंग्रेजों ने, मात्र कितने थे अंग्रेज, 25 से 30 मिलकर इसका विरोध कर जो है पुनः अंग्रेजों के हित में ला दिया। तो हम इतने भारतीय हैं, हम आंदोलन करके क्यों नहीं इस अंग्रेजों को भगा सकते हैं। इसी मोटो के साथ में जो है क्या हुआ कि भारतीयों में एक राष्ट्रवाद एकता का उदय हुआ। और 1885
1885 में जो है कांग्रेस का स्थापना किया गया, और जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो जो है उस टाइम से जो माना जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग जो है प्रथम चरण से प्रारंभ करेंगे। और आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कवच के रूप में अंग्रेजों ने इस्तेमाल किया। तो वो इस्तेमाल किया था, किस तरह से इस्तेमाल किया वो हम प्रथम चरण में बात करेंगे। तो अच्छा लगा हो तो थैंक यू, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि कैसा आपको लगा। आगे अगले जो भी वीडियो होगा अगले दिन हम आपको भेज देंगे। थैंक यू।